तो बच्चों हम ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको मालूम है हम बनाते हैं अल्कोहल और वो बनता है एंटी मार्कोनिकॉफ। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको जो अल्कोहल मिलता है, यानी कि आप एल्कीन का जो हाइड्रेशन करते हैं वो आपको मिलता है एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास जो रिएजेंट होता है वो पहला होता है डाइबोरेन और दूसरा होता है अल्कलाइन मीडियम में आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। इसमें फंडा क्या होता है, बेसिकली ये यहां पर जो H है ना, ये H कहां से आया, ये आया डाइबोरेन से या BH3 से आया, और ये जो OH है वो अटैक यहां से होता है बेसिकली। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब यदि हम B2H6 की जगह B2D6 ले लेंगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि प्रोडक्ट तो अल्कोहल बनेगा, बट बेसिकली इसमें यहां पर H नहीं D लगेगा, तो आंसर क्या होगा, B हो जाएगा, सिंपल। ओके, बच्चों इस क्वेश्चन में बेसिकली आप ये देखिए कि आपके पास कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस दिया हुआ है, आपको पोटेशियम प्रोपेनोइड का, ये पोटेशियम प्रोपेनोइड है, आपको करना है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। और हमें मालूम है यहां से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये बनाएगा कार्बोक्सिल रेडिकल, फिर यहां से CO2 गैस बाहर निकलेगा और ये बनाएगा इथाइल रेडिकल। और हमें मालूम है ये इथाइल रेडिकल कंबाइन हो जाते हैं और बनाते क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। ये हमें पहले से मालूम है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा A बनेगा, ये आएगा मेजर प्रोडक्ट। पर बाकी जो B, C, D जो प्रोडक्ट्स है ना, ये माइनर प्रोडक्ट्स ये भी बन सकते हैं, बनते जरूर हैं, पर कैसे बन सकते हैं हम देखें जरा। जब आप रिएक्शन करवाते हैं दोस्त, तो एक संभावना ये भी बनती है कि यदि इथाइल और ये कार्बोक्सिल रेडिकल यदि कंबाइन हो जाए, यदि ये कंबाइन हो गया, भैया एक बर्तन में तो रेडिकल तो सारे ही बन रहे हैं ना यार, रिएक्शन कंटेनर में चल रहा है तो सारे रेडिकल बन रहे हैं, तो इस बात की गारंटी थोड़ी है कि इथाइल ही कंबाइन होंगे। हो सकता है किसी से बना इथाइल रेडिकल और दूसरा कार्बोक्सिल रेडिकल भी तो कंबाइन हो सकता है, क्योंकि एक रिएक्शन में हर एक स्टेज पे अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, अलग अलग स्टेज पे। तो सारी संभावनाओं पे विचार करें तो हमारे पास ये एक एस्टर बन सकता है, नॉर्मल ब्यूटेन बन सकता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि एक चलता है 3D रेडिकल जो होता है 3 डिग्री, उसमें 3 डिग्री रेडिकल कंबाइन नहीं होते, उसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, एल्कीन बनाते हैं। सिमिलरली एक संभावना ये बनती है कि ये जो इथाइल रेडिकल है दोस्त, ये क्या करे, ये किसी दूसरे इथाइल रेडिकल से H को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है इस प्रकार से, यानी कि ये यहां से क्या करेगा, ऐसा भी तो कर सकता है, यहां से H निकाल ले यहां से, और जब H निकालेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे घूम जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा क्या, लेफ्ट साइड से मिलेगा इथेन प्लस राइट साइड से मिलेगा आपको एल्कीन। तो हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, इथेन भी, एथीन भी, और ये आपका इथाइल प्रोप्योनेट यानी कि एक एस्टर भी, और एक ब्यूटेन भी, बट इसमें ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट यानी कि मिक्सचर बनेगा। तो इसने पूछा क्या, पॉसिबल पूछा है। यदि पूछा मेन प्रोडक्ट कौन सा है तो हम आंसर देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन का, बट पूछा पॉसिबल प्रोडक्ट्स तो आपको सारे ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बताने पड़ेंगे। ओके, बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में NBS क्या होता है, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, यहां से क्या बनता है, ब्रोमीन रेडिकल, और ब्रोमीन रेडिकल कहां अटैक करता है, अल्फा पोजीशन पे। ये अल्फा पोजीशन है, डबल बॉन्ड के बाजू वाली पोजीशन अल्फा पोजीशन बोलते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन, यानी कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये। तो इस केस में आपको बनेगा क्या, ये वाला रेडिकल बनेगा और ये रेडिकल जाएगा रेजोनेंस में, तो इसका आप एक RS भी बना सकते हो इस प्रकार से। अब जो NBS है वो यहां पे भी रिएक्शन करेगा, यहां पे भी रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट यहां से भी बनेगा और प्रोडक्ट वहां से भी बनेगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। यदि हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, सॉरी BR यहां लगाओ आप जरा इस कार्बन पे, तो दोस्त ऐसा है इसमें BR यहां भी लग सकता है। तो ये दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज बात करें, हालांकि वो हमें मालूम है कि ये एल्कीन GI शो करता है, एक सिस एक ट्रांस,
तो 2 एल्कीन भी बनेंगे। बट हम अभी स्टीरियोइसोमर की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम स्ट्रक्चर में बात करें तो दोनों प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। बट अनडाउटेडली है ना, ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ये मेजर क्यों बनेगा, क्योंकि ये एल्कीन रेजोनेंस में है, डाइइन यहां पर रेडिकल को रेजोनेंस करवाया तो ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल है तो मेजर बन जाएगा। बट पॉसिबल प्रोडक्ट्स की बात करें तो दोनों बन जाएंगे, राइट। तो ए प्रोडक्ट ये ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। ओके, बच्चों इस क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बेसिकली ये आपसे पूछा गया है कि 1 ब्यूटीन किस में मेजर बनेगा। आओ वन बाय वन हम हर एक ऑप्शन को तलाशते हैं, क्या किस में आंसर क्या आएगा। इसमें बच्चों जो ऑप्शन ए जो है आपको दिया गया है 2-क्लोरोब्यूटेन। आपने रिएक्शन करवाया KOH अल्कोहलिक के साथ, आपको मालूम है बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये, और इसमें चलता है E2 रिएक्शन, और आपको मिलेगा एल्कीन। और वो कौन सा एल्कीन बनेगा, मोर स्टेबल एल्कीन मेजर। यानी कि आपको 6 सल्फाइड्स वाला जो एल्कीन है वो मेजर है, स्टेबल है, और क्योंकि स्टेबल है तो ये मेजर बनता है। अब चलते हैं ऑप्शन बी पर। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है आपके पास ये दिया हुआ है 4 डिग्री अमोनियम। ये 4 डिग्री अमोनियम है, और ये 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। बेसिकली आपको करना क्या, इसको आप हीट करते हो, जब गर्म करते हो तो दोस्तों इसमें आप एक ऑप्शन तलाश करो कि ये लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप तो पुअर है, इसका निकलना मुश्किल होता है, बट निकाल सकते हैं हम जब हीटिंग करें तो, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो उस केस में। क्योंकि हाइड्रोक्साइड इस रिएक्शन के अंदर इंटरनली प्रेजेंट है तो इट विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके पास 2 टाइप के विकल्प हैं, या तो H यहां से रिमूव करे या फिर H यहां से रिमूव करे। अब दोस्तों ऐसा होता है, H ये वाला रिमूव करेगा प्रेफरेबली, ये वाला रिमूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट वाला H ज्यादा एसिडिक है, ये मोर एसिडिक बीटा H है। अब आप कहेंगे मोर एसिडिक क्यों है, क्योंकि राइट वाला लेसर एसिडिक है। राइट वाला लेसर एसिडिक क्यों है, उसका लॉजिक सिंपल सा है दोस्त। उसका लॉजिक ये है कि राइट साइड में ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये लगाएगा प्लस आई। तो यदि बताओ प्लस आई लगेगा तो यदि मैं यहां से एस्टर निकालता हूं तो क्या बनेगा, अनायन बनेगा। बताओ अनायन स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा, किसकी तुलना में, लेफ्ट साइड वाले अनायन की तुलना में। इन दोनों अनायन में तुलना करो तो राइट वाला अनायन कम स्टेबल है, क्योंकि प्लस आई पड़ रहा है, कम स्टेबल है तो कम एसिडिक है, ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा एसिडिक है। तो हम H ये वाला निकालेंगे, हम ये वाला H नहीं निकालेंगे। तो इस केस में जो आपको एल्कीन मिलेगा वो मिलेगा लेफ्ट साइड से, यानी कि H+ निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आगे घूमेंगे और ये ट्राई मिथाइल अमाइन बाहर निकल जाएगा, और आपको मिलेगा 1 ब्यूटीन प्लस ट्राई मिथाइल अमाइन। तो इसमें ऑप्शन बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। और इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी देखते हैं हम। ऑप्शन सी में देखते हैं, हमें दिया हुआ है आपको 2-क्लोरोब्यूटेन दिया हुआ है। तो जो ऑप्शन सी जो दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है 2-क्लोरोब्यूटेन। आपने रिएक्शन करवाया टर्शी ब्यूटॉक्साइड के साथ, जो कि एक बल्कियर बेस है, बहुत बड़ा साइज है इसका, तो इसको H निकालने में डिफिकल्टी होगी। तो ये H राइट साइड से निकालेगा, लेफ्ट साइड से नहीं निकालेगा, क्योंकि ये इजीली या मोर एक्सेसिबल बीटा H है ना यार। अरे इसका साइज तो बड़ा है, तो इसको बीटा H निकालना तो कहां से H निकालेगा, जो इजीली एक्सेसिबल होगा, है ना। तो ये बल्कियर बेस है और ये मोर एक्सेसिबल बीटा H है। तो दोस्तों H यहां से नहीं निकलेगा, H इस राइट साइड से निकलेगा। तो इस केस में हीटिंग करने पे जो एलिमिनेशन चलता है वो चलता है E2 मैकेनिज्म, और एल्कीन कौन सा बनता है, 1 ब्यूटीन। तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारे पास 2 आंसर आए, एक ऑप्शन बी, एक ऑप्शन सी। ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन डी में आप चेक कर लीजिए, ये दिया आपको 2-ब्यूटेनॉल दिया हुआ है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको गर्म किया, तो ये जो OH है ये बन जाएगा OH2, जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप है, और ये यदि बाहर निकलेगा तो बनेगा कटाइन। और इस कटाइन से हम एल्कीन कौन सा बनाएंगे, लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड से जो H निकलना आसान होगा, क्योंकि एल्कीन बनेगा स्टेबल। तो बेटा जी ये ना, ये एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है और ये बनेगा मेजर। इसका मतलब यहां से हमें 1 ब्यूटीन मुख्य रूप से प्राप्त नहीं होगा, हमें वो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा 1 ब्यूटीन, बट 2 ब्यूटीन हमें क्या मिलेगा, मेजर। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएंगे आंसर के तौर पे वो आएंगे बी एंड सी। दैट्स इट बच्चों। इस क्वेश्चन में ये भी आपका हॉफमैन एलिमिनेशन है, जैसे हमने पहले देखा। इसमें क्या होगा बेसिकली,
देखो ये 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है। आप पहले चेक करो आप कहां कहां से H निकाल सकते हो। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। देखो इसको ऐसा करना है थोड़ा सा, अदरवाइज बच्चे लोग गलती करते हैं इसको करने में। दोस्तों ऐसा है, ये दिया 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और ये एज अ बेस, हाइड्रोक्साइड एज अ बेस यहां से क्या करेगा, बीटा कार्बन से H निकालेगा। तो दोस्तों एक काम चेक करें, यदि मैं इसको मानूं लिविंग ग्रुप तो ये अल्फा कार्बन ये होगा, बीटा कार्बन ये होगा, और यदि मैं बीटा कार्बन ये भी हो सकता है। पहले बीटा कार्बन देखो कौन कौन से हैं। यदि मैं इसको लिविंग ग्रुप मानता हूं तो अल्फा ये है, बीटा ये है, बीटा ये भी हो सकता है, और इसके अलावा कोई विकल्प है क्या, नहीं। तो देखो दोस्तों ऐसा है, हमें कार्बन हाइड्रोजन कहां से निकालने हैं, हमें बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो यहां पर जो हाइड्रोजन लगा होगा, बेस आएगा, एस प्लस निकालेगा, एस प्लस निकालेगा, इलेक्ट्रॉन आगे घूमेंगे और इसको लात मार के बाहर निकाल देंगे। यूं मान लीजिए बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। तो इस केस में जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला, दिस विल बी आंसर। अच्छा ठीक है, बट हमारे पास ये ऑप्शन बी तो आंसर आ गया, बाकी ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, गलत इसमें कोई भी नहीं है। ओके, मेजर माइनर की बात रुक के करते हैं। तो आंसर इस प्रकार से निकलेगा, बीटा कार्बन से H निकलेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आगे लेके बाहर निकल जाएगा, प्लस चार्ज नष्ट हो जाएगा, ये बनेगा एल्कीन। अब दोस्तों ऐसा है, इसके अलावा हमारे पास और क्या चॉइस है, एक चॉइस और भी है हमारे पास। यदि मान लीजिए ये H प्लस यहां दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड आता है, बेस आता है, यहां से S प्लस निकालता है, S प्लस निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आगे घूमेंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा अल्टीमेटली। आप येलो कलर को देखो और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा इस प्रकार से। तो उस केस में हमारे पास जो एल्कीन बनेगा वो एल्कीन मेरे दोस्त ये वाला एल्कीन बनेगा आपके पास, आप चेक करना। ओके, यदि हम येलो कलर को फॉलो करते हैं ये एल्कीन बनेगा। ये एल्कीन पहले वाले ब्लू कलर एल्कीन से तो अलग है। अब एक काम करते हैं, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है वो भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन दोस्त हमारे पास ये है कि आप बेस आएगा, यहां से H निकालेगा। अब यदि हाइड्रोक्साइड आता है, यहां से H प्लस निकालता है, तो फिर देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे घूमेंगे और परिणाम क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स आगे घूम जाएंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। और यदि आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपको एक एल्कीन और मिल सकता है। वो एल्कीन कौन सा होगा, वो एल्कीन ये वाला होगा, ये एल्कीन। तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन डी भी करेक्ट है, बी और सी और डी ये तीन प्रकार के एल्कीन मिल सकते हैं। तो बात ये क्लियर होनी चाहिए कि हमें जो एल्कीन बनाना है वो कहां से बनाना है, बीटा कार्बन से H प्लस निकालना है, बस। H प्लस निकलेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और उससे नेक्स्ट बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस पहले वाला फिर से देखो, आप पहले केस में डबल बॉन्ड यहां आया, दूसरे केस में डबल बॉन्ड यहां पर आया इस पोजीशन में, और तीसरे केस में डबल बॉन्ड यहां पर आया। तो हमारे पास आंसर बी सी डी आएगा। अब सवाल उठता है कि इनमें से मेजर कौन सा बनेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके लिए, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, मोर एसिडिक बीटा H रिमूव होगा, मोर एसिडिक बीटा H होगा। तो बताओ मोर एसिडिक बीटा H कौन सा होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एसिडिक बीटा H है वो फिर से बना लेते हैं क्वेश्चन को ताकि क्लैरिटी नजर आए आपको। तो मेरे दोस्तों ये मैंने बनाया फिर से समझाने के लिए। इसमें ना ये जो है ये मोर एसिडिक बीटा H है, इसके पास जो H है ना बेटा जी, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। बताओ क्यों, क्योंकि यदि आप यहां से H प्लस निकालते हो यहां से, तो अनायन ये वाला बनता है, और ये अनायन कौन सा है, ये 1 डिग्री अनायन है ना, 1 डिग्री अनायन। तो 1 डिग्री अनायन ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री अनायन। तो ऑब्वियसली 1 डिग्री अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये H निकालना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक H है। तो इसका मतलब एल्कीन जो बनेगा मेजर, वो एल्कीन ये वाला मेजर बनेगा, यानी कि B विल बी मेजर प्रोडक्ट, C और D वो भी बनेंगे, बट B एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए बेसिकली आपको मार्कोनिक रूल का आइडिया होना चाहिए। और मार्कोनिकोव जो रूल है वो हमेशा लगता है सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक एल्कीन पर। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एल्कीन है, ये एक एल्कीन है, ये इस प्रकार के जो एल्कीन्स होते हैं वो अनसिमेट्रिक हैं। इनको अनसिमेट्रिक हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट एक जैसा नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है,
जब आप इसमें आप प्रोडक्ट बनाते हो, HBr के साथ रिएक्शन करवाया, तो यदि आप रिएक्शन करवाते हो HBr के साथ तो सिंपल प्रोडक्ट बनता है मार्कोनिको प्रोडक्ट, और यदि आप करवाते हो रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में तो बनता है एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है पहले से। तो यदि अब ये कॉन्सेप्ट यहां लगाते हैं तो ऑप्शन जो ए है वो साइक्लोहेक्सीन है जो कि सिमेट्रिक एल्कीन है। ऑप्शन बी जो है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन है। ये दोनों कैसे एल्कीन है? सिमेट्रिक एल्कीन है, यानी कि इस पे हम प्रोडक्ट मार्कोनिक रूल नहीं अप्लाई कर पाएंगे। जबकि ऑप्शन सी जो है 1 मिथाइल सॉरी ऑप्शन बी क्या है? ये आपका ऑप्शन बी ये है सिमेट्रिक एल्कीन वाला। तो ये एक सिमेट्रिक एल्कीन है, सिमेट्रिक एल्कीन है। तो ऑप्शन ए में प्रोडक्ट सेम बनेगा। ऑप्शन बी कौन सा एल्कीन है? अनसिमेट्रिक एल्कीन है। और ऑप्शन सी आपका सिमेट्रिक एल्कीन है फिर से। और ऑप्शन जो डी है वो आपका अनसिमेट्रिक एल्कीन है। तो आप एक काम करके देखें, यानी कि ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में प्रोडक्ट सेम बनेगा क्योंकि सिमेट्रिक एल्कीन है। तो ये आंसर, इसका करेक्ट आंसर ए एंड सी होगा। आप समझ सकते हो मेरी बात को कि आप चाहे HBr बिना पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ चाहे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ, प्रोडक्ट के नेचर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, इसका आंसर ए एंड सी होगा क्योंकि दे आर सिमेट्रिक एल्कीन्स। हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लीजिए पहले। कार्बन नेक्स्ट टू टर्मिनल, यानी कि ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एल्कीन है इस प्रकार से, और यदि आप इसमें रिएक्शन करवाते हो, मान लीजिए HBr का रिएक्शन करवाया, तो ये कहता है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? मार्कोनिको प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला। तो Br कहां लगा? नेक्स्ट टू टर्मिनल पोजीशन। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें ऐसा नहीं होगा? तो आओ चेक करते हैं। वैसे आपको मैं बताया तो आंसर इसका ऑप्शन सी है, उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहले ऑप्शन सी को फोकस करते हैं। ऑप्शन सी में क्या है दोस्त? ये जो CF3 ग्रुप है ये -A लगाता है, और -A बहुत स्ट्रांग होता है, इसका इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो जब इसकी रिएक्शन HBr से करवाते हो तो H+ अटैक यहां नहीं करेगा, क्योंकि यदि आपने अटैक यहां करवाया H+ का किनारे पे, तो कटायन ये बनेगा, और ये कटायन क्या होगा? अनस्टेबल। तो इस प्रकार से आप ये कटायन नहीं बनाओगे। तो इसका मतलब जो कटायन बनेगा वो इस ट्रैक को फॉलो नहीं करेगा, रादर दूसरा ट्रैक फॉलो करेगा। और दूसरे ट्रैक में आप यूं समझ लीजिए कि कटायन कहां बनाओगे? किनारे वाली पोजीशन पे, मिडिल पोजीशन पे आप कटायन नहीं बनाने वाले, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसमें आप कटायन कौन सा बनाओगे? आप कटायन बनाओगे यहां पर, CF3 से दूर बनाओगे दोस्त, क्योंकि CF3 का -A कम पड़ेगा, दूर आ गया ना इससे यार ये। अब बताओ, आप Br- अटैक यहां करेगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। तो इस केस में जो है Br वो किनारे पे लगता है, टर्मिनल पोजीशन में लगता है। तो ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, बाकी इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। यदि हम बात करें, आंसर ए होगा, बी होगा और डी होगा, सी नहीं होगा। बाकी किसी में कोई दिक्कत आती नहीं इस प्रकार की। क्यों नहीं आती है? अब आपको सर CF3 तो यहां पर भी है दोस्त। आपको ये बात मालूम होगा कि यदि आप CF3 आप चेक करो ना, इसको ड्रॉ करो आप, तो ये एल्कीन इस प्रकार का है। अब बताओ, CF3 -A तो लगाता है, बट ये डबल बॉन्ड से बहुत दूर है, और आपको मालूम है इंडक्टिव इफेक्ट को हम यूजुअली चौथे कार्बन के बाद उसको खत्म हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पर बेसिकली होता है क्या है, आप यदि रिएक्शन करवाते हो HBr के साथ इस केस में, तो H+ अटैक यहीं करेगा, कटायन नंबर 2 पे ही बनेगा, क्योंकि इसके पास 5 अल्फा H है। ये CF3 का -A डोमिनेटिंग नहीं होगा, ये डोमिनेटिंग नहीं होगा। तो हम प्रोडक्ट यहीं से बनाएंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, और वो इस प्रकार से आप प्रोडक्ट बनाओगे, तो Br लगेगा नेक्स्ट टू टर्मिनल पोजीशन। तो इस प्रकार से किसी भी A, B, D ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑप्शन सी में प्रॉब्लम आती है। तो ऑप्शन सी विल नॉट बी द करेक्ट आंसर।
हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको मालूम है कि इसमें जो लेफ्ट वाला रिएक्शन है वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, जिसमें हमें हमेशा एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक एल्काइन का हम कर रहे हैं हाइड्रेशन, और ये आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है, जिसमें आपको हमेशा मिलता है मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो एक सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि हमें मालूम है कि यहाँ पर जो ए जो है, इन चारों में से कौन सा एल्काइन होगा। आप एक बात बताएं मुझे, एल्काइन का जब हाइड्रेशन करते हैं यानी कि वाटर का एडिशन करते हैं, तो आपको सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट तो मालूम ही है कि ये पाई बॉन्ड हम तोड़ देते हैं और यहाँ पर वाटर का मोलेक्यूल जोड़ देते हैं, और दोस्तों ये क्या बनता है, ये बनता है इनॉल। और ये जो इनॉल है ना, ये इनॉल फर्दर टॉटोमराइज कर जाता है, और ये क्या बनाता है, बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप बनाता है। ये कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए आपको, है ना। तो ये एल्काइन का हाइड्रेशन किया, ये बनाया इनॉल, इनॉल को फर्दर किया टॉटोमराइज, और ये बनाया अपने कोरोस्पोंडिंग एल्डिहाइड या कीटोन बनाया। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसमें सेम बनेंगे। तो भले ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि भले प्रोडक्ट मार्कोनिकोफ हो या एंटी मार्कोनिकोफ हो, प्रोडक्ट सेम बनना चाहिए। ऐसा कब संभव हो पाएगा, जब एल्काइन सिमेट्रिक होगा। क्योंकि आपको एक बात और भी पता होनी चाहिए इसके अलावा, कि जो मार्कोनिकोफ जो रूल है बच्चों, वो रूल हमेशा अनसिमेट्रिक एल्किन या एल्काइन पे एप्लीकेबल होता है ना। सिमेट्रिक एल्किन एल्काइन पे अप्लाई नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, तो ये एल्काइन सिमेट्रिक है और ये एल्काइन भी सिमेट्रिक है। तो आप कहीं से भी इनॉल बनाओ, चाहे आप HBO करवाओ चाहे OMDM करवाओ, प्रोडक्ट तो आपको हमेशा इनॉल मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और हमेशा इसमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा आपको, कोई भी रिएक्शन करवा लो। सिमिलरली आप यदि यहां की बात करें, तो यहां पर भी दोस्त आप रिएक्शन करवाओ तो आपको तो मिलेगा तो इनॉल, और इसको कर देना टॉटोमराइज, तो क्या मिलेगा, कीटोन। तो कीटोन है ना, चाहे OMDM कराओ चाहे आप HBO कराओ, प्रोडक्ट तो सेम बनेगा। तो आंसर A एंड C होगा, क्योंकि सिमेट्रिक है ये, और इससे किसी भी प्रकार से आप इनॉल बनाओ आपको प्रोडक्ट सेम बनेगा। जबकि B और D में ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। बच्चों एक सिंपल क्वेश्चन है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है बेसिकली। आपको एक छोटी सी भाई, ये जो रिएक्शन है नॉर्मल ब्यूटेन, यदि आप इसको लुईस एसिड की प्रेजेंस में अलोंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप गर्म करते हो, तो आपको मिलता है आइसोब्यूटेन। ये जो रिएक्शन है, ये दोनों आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स हैं ये। तो ये इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि एट हाई टेम्परेचर ये जो ब्रांच्ड एल्केन है वो अनब्रांच्ड एल्केन की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो एल्केन है ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम आता है। तो हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिक्स उसको फेवर करती है जिसमें स्टेबिलिटी होती है या जिसका एनर्जी कम होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोमराइजेशन। सिमिलरली यदि आपके पास नॉर्मल पेंटेन भी होता है, तो आपको क्या मिलता है, आइसोपेंटेन प्लस नियोपेंटेन। तो ये भी रिएक्शन क्या है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। तो एक स्ट्रेट चेन एल्केन ब्रांच चेन एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। एक सिंपल सा एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये याद रखना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आइसोब्यूटेन, दैट्स इट। बच्चों इस क्वेश्चन करने के लिए आपको देखना है कि कौन सा एल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इसके पास 12 अल्फा एच है, ये अल्फा कार्बन है, और इसके पास 6 अल्फा एच है, और इसके पास भी 6 अल्फा एच है, और इसके पास 6 अल्फा एच है। तो आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा होगा। ऑप्शन सी, ये एल्कीन जो सबसे स्टेबल होगा तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा, क्योंकि हमें इस बात का मालूम है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ओके, तो हम इसका आंसर क्या देंगे, आंसर विल बी सी, क्योंकि इसका लीस्ट पूछ रहे हैं आपसे वैल्यू, तो एचओ सबसे कम सी का आएगा, ऑप्शन सी का आएगा।
बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यदि आपके पास कोई भी एल्कीन है, मान लीजिए ये एल्कीन है, यहाँ लिखा मैंने एक एल्कीन लिखा मैंने अनसिमेट्रिक एल्कीन। यदि आप इसका हॉट एसिडिक केमिनोफोर या हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर से इसको गर्म करते हो, भले मीडियम एसिडिक को भले बेसिक को, आपको हीटिंग करना होता है, तो होता क्या, ये एल्कीन का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाता है। अब ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज क्या होता है, मतलब ये होता है कि ये एल्कीन टूट जाता है बीच में से अलोंग विद ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बोलते हैं इसको। तो आप देखें लेफ्ट साइड से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कीटोन, और राइट साइड से क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। ये ठीक रिएक्शन वैसी चलती है जैसे कि आप पढ़ते हो ओजोनोलाइसिस, बट ये जो फर्दर एल्डिहाइड होता है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ये पैटर्न होता है। अच्छा मान लीजिए आपके पास यहां पर ये एल्काइल ग्रुप नहीं है, आपके पास सिंपली एक ऐसा ग्रुप है मिथाइलिन ग्रुप, डबल बॉन्ड CH2। उस केस में क्या होगा, उस केस में जब हॉट एसिडिक केमिनोफोर लोगे आप, तो यहां से लेफ्ट साइड से क्या बनेगा, कीटोन, राइट साइड से क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड, जो कि फर्दर ऑक्सीडेट हो जाएगा किसमें, कार्बोनिक एसिड में, H2CO3। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो फॉर्मिक एसिड बनता है उसका फर्दर ऑक्सीजन हो जाता है कार्बोनिक एसिड में इस रिएक्शन कंडीशंस के अंडर में, और ये कंपाउंड जो होता है ये होता है अनस्टेबल, ये टूट जाता है H2+CO2 में और CO2 गैस रिलीज करता है। तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हो कि किस प्रकार के एल्कीन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। यदि एल्कीन इस प्रकार का है तो प्रोडक्ट ये बनेगा, एल्कीन इस प्रकार तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अब एक ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक गैस रिलीज होता है, वो गैस कौन सा होगा, CO2, क्योंकि ये CO2 गैस होता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है ना। तो ये क्या बनता है, एक मिल्की वाटर बन जाता है। तो ये गैस कौन सा है, CO2, और हम दूसरा कंपाउंड कौन सा है, एसीटोन। इसका मतलब ये जो एल्कीन है, यहां जो एल्कीन लिया जा रहा है वो एल्कीन 101% एल्कीन ये वाला होगा, क्योंकि अभी ये वाला कौन सा पता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये एल्कीन टूटेगा यहां से बनेगा CO2 और यहां से बनेगा एसीटोन। तो आंसर क्या होगा, आइसोब्यूटाइलिन। इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटाइलिन होता है। ओके, बच्चों इस क्वेश्चन में ये बेयर्स रिएजेंट है कॉल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर जो लिया हुआ है, ये पिंक कलर का होता है रिएजेंट। और आपको शायद ये बात मालूम होगी कि एल्कीन के साथ रिएक्शन करके इसका पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है ना। पिंक कलर का रिएजेंट होता है ये, और इसका पिंक कलर रिएक्शन के बाद डिसअपीयर हो जाता है। तो आपके पास जो एल्कीन, अच्छा ये ना इसमें होता क्या है, सिन एडिशन होता है और रिएक्शन कहलाता है हाइड्रोक्सिलेशन। पाई बॉन्ड टूटेगा और दो OH ग्रुप जुड़ते हैं, सेम साइड से जुड़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा है, मान लीजिए आपके पास एल्कीन है, हम इसकी बात करते हैं। आपने लिया बेयर्स रिएजेंट, तो आपको मिलेगा हाइड्रोक्सिलेशन वाला प्रोडक्ट, और दोनों OH सेम साइड जुड़ेंगे, यानी कि दोनों OH वेज पे आएंगे या डैश पे आएंगे, एक ही बात है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब दोस्तों आप चेक करो, इसमें प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है, ये प्लेनो सिमेट्री है, यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो कायरल नहीं है, मॉलिक्यूल अकायरल है। मॉलिक्यूल अकायरल है क्योंकि प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है, और इस बात के बावजूद इसमें हालांकि ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है, बट सेंटर कायरल है बट मॉलिक्यूल क्या है, अकायरल। इसका मतलब हो ना हो, इसमें से एक सेंटर हो सकता है SO और दूसरा RO। तो यहां पर ये दोनों सेंटर क्या करेंगे, इंटरनल कैंसलेशन करेंगे, लाइट को रोटेट नहीं करने देंगे। मान लो ये कायल सेंटर रिस्पॉन्सिबल है लाइट को घुमाने के लिए +6 डिग्री, और मान लेते हैं ये कायल सेंटर लाइट को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है -7 डिग्री, सॉरी -6 डिग्री। तो +6 -6 कैंसिल हो जाएगा, नेट जो रोटेशन आएगा लाइट का वो आएगा अल्फा 0 डिग्री, और कंपाउंड क्या कहलाएगा, मीजो। तो मीजो कंपाउंड है ये बेसिकली। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज ए मीजो ब्यूटेन 2,3-डाइऑल formed by sin addition, right? बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो लिलर कैटलिस्ट जो होता है पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट,
ये हमेशा क्या करता है, सिन एडिशन। और ये जो दूसरा कैटलिस्ट है हमारे पास, जिसको बोलते हैं बर्थ रिडक्शन भी बोलते हैं, सोडियम मेटल विद अमोनिया लिक्विड, ये हमेशा कौन सा एडिशन करता है, एंटी एडिशन। तो यहां पर होगा हाइड्रोजनेशन, बट इसमें एंटी एडिशन होगा, इसमें सिन एडिशन होगा। क्योंकि सिन एडिशन होगा तो इसमें क्या बनेगा, सिस एल्कीन, उसमें एंटी एडिशन होगा तो इसमें क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए इज ट्रांस एंड बी इज सिस। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये वॉल्फ बॉटल क्या होता है। लेबोरेटरी में एक बॉटल यूज करते हैं, ग्लास का बॉटल होता है, सेपरेशन करने के लिए एक टेक्निक होता है, है ना। तो हमें उस वहाँ दिमाग नहीं लगाना है। एक काइंड ऑफ बॉटल है ग्लास का जो कि लेबोरेटरी में यूज करते हैं गैस के सेपरेशन के लिए। बट फिलहाल हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों ये ना 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, मीथेन, एथीन और इथाइन। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि एथीन को कॉमन नेम में बोलते हैं इथाइलिन, ये कॉमन नेम है। और ये इथाइन को कॉमन नेम में बोलते हैं एसिटाइलिन। पहले तो ये नाम क्लियर होना चाहिए आपको। अब बच्चों ये जो ना आपको दिखा हुआ अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड, तो एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो एल्काइन जो होता है, ट्रिपली बॉन्डेड एल्काइन जो है, सॉरी जो एसिडिक एच होता है इसके पास, तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो क्यूप्रस क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो एसिडिक एच है यहां से रिमूव हो जाता है और इसकी जगह मेटल यानी कि कॉपर यहां पर रिप्लेस कर देता है एच को। तो कॉपर यहां पर रेड ब्राउन पीपीटी बनाता है, ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो रेड ब्राउन पीपीटी बनता है बेसिकली। इसको बोलते हैं कॉपर डाइएसिटिलाइड, है ना, डाइएसिटिलाइड बोलते हैं। बट एनीवे तो बेसिकली क्या है, आप मुझे बताओ, जब एक वॉल्फ बॉटल में आप 3 गैस फ्लो कर रहे हो, एल्काइन के अलावा एल्कीन फ्लो कर रहे हो और इथेन फ्लो कर रहे हो, तो ये तो रिएक्शन करेंगे नहीं, ये रिएक्शन कर जाएगा, पीपीटी बना के अलग हो जाएगा। तो जो वॉल्फ बॉटल से बाकी तो बची हुई गैसेज होंगी ना, वो कौन सी निकलेंगी, एल्केन प्लस एल्कीन। यानी कि आंसर क्या आएगा आपके पास, अच्छा मीथेन दिया हुआ है, इथेन नहीं दिया हुआ है, सॉरी, कोई बात नहीं। तो आपको मीथेन दिया हुआ है, तो मीथेन हो चाहे एल्केन और रिएक्शन नहीं करेगा, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, इथाइलिन मतलब एल्कीन। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में जो 2 ऑप्शन सी और डी है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये ऑप्शंस क्या हैं बेसिकली, देखिए ऐसा होता है कि आपके पास मान लीजिए 2 एल्काइन है, एक मान लेते हैं 2 ब्यूटाइन है और एक है 1 ब्यूटाइन। आपने जरूर पढ़ा होगा अपनी क्लास में कि ये टर्मिनल एल्काइन है और ये इंटरनल एल्काइन है, इंटरनल एंड टर्मिनल। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये वाला रीजन यूज करते हैं। जब आप रिएक्शन करवाते हो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ विद अलोंग विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको मालूम होगा कि ये एसिडिक गैस रिमूव हो जाता है और यहाँ पर क्या बनता है, रेड कलर का पीपीडी बनता है, रेडिश ब्राउन पीपीडी बनता है, कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये टर्मिनल एल्काइन के पास क्योंकि एसिडिक एच होता है तो पीपीडी बनाता है, जबकि यदि आप सेम रिएक्शन इसके साथ करवाते हो तो हम बोलते हैं नो रिएक्शन। तो इसका मतलब, अब बताओ यदि मैं पूछा जाए ये दोनों एल्काइंस अननोन है, हमें पता नहीं है, हमें पहचाना है कि ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन कहाँ है, 1 पे है या 2 पे है, तो हम बड़ी इजीली पहचान पाएंगे कि इस केस में ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन 1 पोजीशन पे है और इस केस में लोकेशन 2nd पोजीशन पे है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी को हम यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश 1 and 2 ब्यूटाइन। यानी कि हमें पता लग सकता है कि अनजान कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन क्या है। सिमिलरली यदि हम बात करते हैं हॉट एसिडिक KMnO4 की, तो आपको ये बात मालूम होगी शायद, यदि आप इसकी हॉट एसिडिक KMnO4 से रिएक्शन करवाते हो तो ये करता क्या है बेसिकली, ये इस एल्काइन को बीच में से तोड़ देता है, इस एल्काइन को बीच में से तोड़ देता है। तो बताओ पहले वाले केस में क्या बनेगा, लेफ्ट वाले केस में 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे एसिटिक एसिड के, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। इसमें क्या बनेगा, लेफ्ट साइड से बनेगा प्रोपेनोइक एसिड और राइट साइड से बनेगा फॉर्मिक एसिड यानी कि मिथेनोइक एसिड, और वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, H2CO3 में।
जो कि अनस्टेबल होता है, टूट जाता है प्लस CO2 के अंदर। तो ये जो है ये CO2 बन के रिलीज हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि हम इस रीजन से भी हम पहचान सकते हैं कि जिसमें CO2 रिलीज हो रहा है वो 1 ब्यूटाइन है, जिसमें CO2 रिलीज नहीं हो रहा वो 2 ब्यूटाइन है। तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दोनों की सहायता से हम ट्रिपल बॉन्ड के लोकेशन को पहचान सकते हैं। ओजोन की बात करते हैं तो ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई नई बात नहीं है। यदि आप इसका करते हो, ओजोनोलिसिस करते हो आप, तो आपको बात मालूम होगा जिंक H2 नहीं लिया उन्होंने, सिंपल लिया है, तो आप नॉर्मल बात करते हैं। चलो अभी उसकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें कंपैरिजन नहीं करना भी। तो एक काम करते हैं, इसमें क्या होगा, आपको मिलेगा 1,2,4 डाइकीटोन, और उस केस में क्या मिलेगा आपको 1,4, या फिर ऐसा कहना ज्यादा उचित होगा मेरे ख्याल से कि हम यदि ऑक्सीडेटिव करते हैं ना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, यानी कि इसको तोड़ते हैं। आप रिडक्टिव देखो, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक होता है ऑक्सीडेटिव। अब रिडक्टिव मत जाओ, ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, बॉन्ड टूट जाता है बीच में से। तो यदि हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस यूज करते हैं तो इस केस में ये बॉन्ड टूट जाए बीच में से, और लेफ्ट साइड से और राइट साइड से क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। जबकि इसमें करते हैं तो इसमें क्या बनेगा, सेम वही चीज जो हमने पहले पढ़ा था, पहले डिस्कस किया। इसमें किया आपने ओजोनोलिसिस, तो लेफ्ट साइड से बनेगा प्रोपेनिक एसिड और राइट साइड से बनेगा फॉर्मिक एसिड। तो ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग अलग बन रहा है। इसमें 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, P1 एंड P2, इसमें एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन बी के हेल्प से भी हम इन दोनों एल्काइंस को पहचान सकते हैं। बट जहां तक ऑप्शन ए की बात है, ऑप्शन ए इज नॉट सुटेबल। Br2 का कलर कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन कलर। आप यदि रेडिश ब्राउन कलर लेते हो, Br2 लेते हो, चाहे आप रिएक्शन इससे इस एल्काइन से करवाओ, है ना, या दूसरे एल्काइन से, तो होगा क्या, Br जुड़ जाएगा, ये Br जुड़ जाएगा दोस्त, और रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो वो कहां जुड़ा, क्योंकि मॉलिक्यूल टूटता तो है ही नहीं, है ना, मॉलिक्यूल टूटता नहीं। हमें तो पता लग रहा है कि हम तो देख रहे हैं लेबोरेटरी में कि Br2 डाल रहे हैं, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो गया। अब हमें क्या पता है कि वो कहां जाके जुड़ा है, वो ट्रिपल बॉन्ड बीच वाले ट्रिपल बॉन्ड में जाके जुड़ा है या किनारे वाले ट्रिपल बॉन्ड में जाके जुड़ा है। हम विजुअली उसको ऑब्जर्व तो नहीं कर पाएंगे ना यार। जो चीज ऑब्जर्व नहीं की जा सकती उसके आधार पे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मेन बात होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, किस कंपाउंड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कि वो कंपाउंड ऑब्जर्वेबल होने चाहिए, राइट। बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो एल्काइन के आइसोमराइजेशन का है। एल्काइन भी आइसोमराइज करते हैं एल्केन की भांति, बट फर्क क्या होता है, एल्काइन का आइसोमराइजेशन स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में हो पाता है। इसको आपको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू। जैसे ना मान लीजिए आपके पास ये 2 ब्यूटाइन है और आपने मिलाया इसमें सोडामाइड NaNH2, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडामाइड क्या करेगा, यहां से एसिडिक ये वाला H निकालेगा, तो NH2 माइनस यहां से H+ निकालेगा, बनाएगा अमोनिया। और यहां से जो बनेगा ना अनायन, ये जो अनायन बनेगा ये शो करेगा रेजोनेंस। तो इसका RS ये वाला बनेगा। अब होगा क्या, आपके पास क्या है, सोडामाइड है। सोडामाइड जो होता है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इसका सॉल्वेंट क्या होता है, अमोनिया लिक्विड। आप अमोनिया लिक्विड में इसको डिसोल्व करते हो बेसिकली। तो अमोनिया लिक्विड क्या है, यहां पर सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, अबंडेंस में होता है। तो ये जो अनायन है ये अमोनिया लिक्विड से H+ ले लेगा, और यहां से क्या बन जाएगा, NH2 माइनस, और H+ यहां चला जाएगा। तो बच्चों ये क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा, क्योंकि आपके पास बेस है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेस फिर एक यहां से H निकालेगा, किस पोजीशन से, इस पोजीशन से, इस पोजीशन से, राइट। तो यहां से यदि आप H निकालते हो, फिर से निकालते हो, तो NH2 माइनस आएगा, निकालेगा H+, और NH2 माइनस बन जाएगा अमोनिया, और ये बन जाएगा फिर से एक अनायन CH3CH डबल बॉन्ड CH माइनस। अब ये फिर इसका आप RS बनाओ,
RS बनाओगे तो क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स आगे यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे। तो अब गौर करना, जब आप RS बना रहे हो ना, ये मैं पहले लिख देता हूं, मैं आपको बात फिर समझाता हूं मैं। तो बच्चों ये क्या बनेगा, CH3 C नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो ऐसा होता है फर्दर, अब सॉल्वेंट क्या है, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, एक्सेस में, सॉल्वेंट तो एक्सेस में होता है। तो बेसिकली अब ये अमोनिया से फिर H+ ले लेगा यहां से अनाइन, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH 2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आप देखिए ना जरा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपके पास 2 ब्यूटाइन था, वो 1 ब्यूटाइन में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस क्या करता है, यहां से H+ निकालता है, अनाइन बनाता है, अनाइन जाता है फिर से रेजोनेंस में, और फिर अमोनिया से H+ ले लेता है। तो पहले क्या किया आपने, H+ हटाया, फिर वापिस आपने H+ लगाया, देखो चेक करो, H+ हटाया यहां से, फिर H+ दोबारा लगाया, फिर हटाया यहां से H+, फिर दोबारा लगाया। तो रिमूवल एंड री एडिक्शन, एडिक्शन नहीं सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है, री एडिशन है ना। रिमूवल एंड री एडिशन से आप क्या कहते हैं, एक इंटर एल्काइंस को ट्रू टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिक मीडियम होना चाहिए। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये एल्काइन का आइसोमराइजेशन है। इन दोनों एल्काइन में तुलना की जाए ना, तो आप देखेंगे राइट वाला एल्काइन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके पास 6 अल्फा H है और इसके पास 2 अल्फा H है। तो ये 6 अल्फा H वाला एल्काइन ज्यादा स्टेबल है। तो अब सवाल उठता है कि इक्विलिब्रियम किसको फेवर करना चाहिए, ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल H को, ज्यादा स्टेबल एल्काइन को। बट वो पता क्या होता है, ये जो आपस में इंटर कन्वर्जन है ये हमेशा बेसिक मीडियम में पॉसिबल हो पाता है। बेसिक मीडियम में भले ही वो आपका KOH हो, अल्कोहलिक KOH हो, भले ही आपका सोडामाइड हो, बट फर्क क्या होता है, यदि आपके पास सोडामाइड है, मान लीजिए सोडामाइड है, तो सोडामाइड क्या कर सकता है कि इसके पास ये वाला H कौन सा है, एसिडिक H है, ये एसिडिक H है। तो सोडामाइड क्या करेगा, यहां से H+ निकाल लेगा, और H+ निकाले तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा अनाइन। और आपको मालूम है ये जो अनाइन बनेगा ये क्या है, सॉल्ट है। जस्ट ए मिनट है ना, ये बनेगा अनाइन, और ये जो अनाइन है ये बेसिकली एक सोडियम सोल्ट है, ये है ना। तो बेसिकली यदि ये दोनों एल्काइंस इक्विलिब्रियम में है और आपने सोडामाइड के थ्रू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया है, मीडियम तो बेसिक होना चाहिए जो भी इसका मैकेनिज्म है, तो ये सोडामाइड के थ्रू अपने इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश किया है, तो सोडामाइड क्या करेगा, इससे H निकाल के ये सोल्ट बना लेगा। अब बताओ, लगाओ ली शेडले प्रिंसिपल, यदि ये एल्काइन यहां से हट गया तो यहां पर जो जगह खाली हुई उसको भरने के लिए, उसको फिलअप करने के लिए ये राइट से वापस लेफ्ट शिफ्ट होगा, फिर वापस सोल्ट बन जाएगा, फिर राइट से लेफ्ट शिफ्ट होगा, फिर वापस सोल्ट बन जाएगा। धीरे धीरे ये सारा एल्काइन इस सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोडामाइड के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, सोडामाइड के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो हमेशा सोल्ट बना देता है, जबकि KOH अल्कोहलिक इतना ताकतवर बेस नहीं है, इतना पावरफुल बेस नहीं है कि वो यहां से H निकाल पाए। तो इसकी अल्कोहलिक KOH की मौजूदगी में ये दोनों एल्काइंस मौजूद रहते हैं और स्टेबिलिटी के अनुपात में मौजूद रहते हैं। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में इक्विलिब्रियम राइट साइड को फेवर करेगा, क्योंकि 6 अल्फा H है, ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, तो अल्कोहलिक KOH इसको फेवर करेगा, जबकि सोडामाइड टर्मिनल एल्काइन को फेवर करेगा। तो आप समझ सकते हैं, यदि आपको लेफ्ट से राइट जाना है तो A यानी कि अल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट जाना है तो आपको सोडामाइड लेना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A। बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। बेसिकली आपको एल्केन बनाना है ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स का, है ना, यानी कि 3, 5, 7 कार्बन होने चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास प्रोपेन है, मेरा टारगेट मॉलिक्यूल है प्रोपेन, मुझे नॉर्मल प्रोपेन बनाना है। तो यदि मैं वुड्स रिएक्शन से बनाना चाहता हूं तो ऑब्वियसली मुझे मिथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। बट इसमें साथ प्रॉब्लम क्या होता है वुड्स रिएक्शन में, इसको बोलते हैं मिक्स्ड वुड्स रिएक्शन। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि रेडिकल 2 बनेंगे, रेडिकल यहां से बनेगा, रेडिकल यहां से बनेगा। अब इस बात की क्या गारंटी है कि दोनों कंबाइन होंगे, रादर मिथाइल इथाइल कंबाइन हो तो प्रोपेन,
इथाइल इथाइल कंबाइन तो ब्यूटेन, और मिथाइल मिथाइल कंबाइन तो इथेन बन सकता है। यानी कि इस केस में जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल है उसकी यील्ड क्या आएगी, पुअर आएगी। तो इसलिए यदि और नंबर कार्बन है तो वुड्स रिएक्शन उसके लिए सूटेबल मेथड नहीं है। सिमिलरली यदि हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो यदि आपको प्रोपेन बनाना है, सेम प्रोडक्ट बनाना है आपको थ्रू कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको CH3CO नेगेटिव पोटेशियम एसिटेट लेना पड़ेगा, प्लस आपको पोटेशियम प्रोप्योनेट लेना पड़ेगा। अब सेम पैटर्न है, सेम लॉजिक है, यहां से भी बनेगा रेडिकल, यहां से बनेगा रेडिकल, तो यहां पर भी क्या यील्ड आएगी, पुअर। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कोल्बे जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो भी हमारे लिए अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इस केस में आपको तीनों प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, प्रोपेन के अलावा इथेन और ब्यूटेन भी मिल सकता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे। कोरे हाउस सिंथेसिस जो होता है वो ही एक सूटेबल मेथड हो सकता है। कैसे, यदि आपको मान लीजिए प्रोपेन बनाना है तो कोरे हाउस में क्या करेंगे आप, कोरे हाउस में आप जानते हैं आप लेते हैं डाइल्काइल कॉपर लिथियम जो अटैक करता है एल्काइल हैलाइड पे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हम इस बोलते हैं कोरे हाउस। इसमें होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, कार्बन की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर पोलैरिटी है, ये हैलाइड बाहर निकल जाएगा और ये अटैक यहाँ मारेगा। ये हमारा एक फंडा है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है हमें इस मामले में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मान लीजिए ये R डैश है, ये तो ये दो ग्रुप जुड़ जाएंगे, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा R डैश बाई R। तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, हैलाइड बाहर निकल जाता है, साइड प्रोडक्ट क्या बना उससे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे बताओ, यदि आपको ये वाला प्रोडक्ट बनाना है तो एक काम कीजिए आप ये ले लीजिए आप डाइमिथाइल कॉपर लिथियम, और ये ले लीजिए आप इथाइल क्लोराइड, या उल्टा भी कर सकते हैं, डाइथाइल कॉपर लिथियम प्लस मिथाइल क्लोराइड, जो भी सूटेबल है आपको। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, प्रोपेन। तो इस केस में हमें प्रोपेन मिल जाएगा। तो सूटेबल मेथड कौन सा है, सूटेबल मेथड C है। तो कौन सा सूटेबल नहीं है, तो आंसर D होगा। Wood's reaction and Kolbe electrolysis are not suitable method for the preparation of odd number of carbons of alkanes. बच्चों इस क्वेश्चन में आपको गिवन एल्डिहाइड कीटोन से आपको कोरोस्पोंडिंग एल्केन बनाना होता है। तो चारों ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल इंफॉर्मेटरी क्वेश्चन है, और आपके लिए मैं सबके नाम बता देता हूं मैं। ये जो पहला जो रिएजेंट यूज किया हुआ है ये हमारे पास है वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। इसकी उपस्थिति में हम जो रिएक्शन करते हैं उसको बोलते हैं वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। तो और सेकंड है क्लीमेंशियन रिडक्शन। इसकी प्रेजेंस में हम जो रिएक्शन करवाते हैं ये कहलाता है क्लीमेंशियन रिडक्शन। इसका ऐसा कुछ नाम नहीं है। रेड फॉस्फोर HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये एक नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करता है और किसी भी अल्कोहल को या एल्डिहाइड कीटोन को कोरोस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। और ये लास्ट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं मोजिंगो मेथड ऑफ रिडक्शन। तो यहाँ से बेसिकली रेनेनिकल यूज करते हैं, जैसे आप यूज करते हो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में, बट ये जो आपको दिया हुआ है इथाइलिन डाइथायोल है ना, तो बेसिकली इसकी उपस्थिति में वही सेम चीज एल्डिहाइड कीटोन कोरोस्पोंडिंग एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पॉइंट है। तो ये चार मेथड्स होते हैं किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को कोरोस्पोंडिंग एल्केन में कन्वर्ट करने के। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाने का प्रयास है कि ये चार मेथड्स आपको याद होने चाहिए। क्लीमेंशियन, वुल्फ-किर्शनर, मोजिंगो एंड इसका ऐसा कोई नाम नहीं है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आंसर क्या होगा, ABCD, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको थोड़ा रिवर्स चलना पड़ेगा। कैसे, ये आपको किया दिया हुआ है ओजोनोलिसिस। तो जो ऑप्शन बी है, आपको प्रोडक्ट देख के क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन जो बी है वो सिंपली एंड सिंपली एल्किन ही होगा। इसी के ओजोनोलिसिस से ये आपका मिला होगा आपको एसिटिक एसिड। तो ये 2 ब्यूटेन होगा, 1 ब्यूटेन भी नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। और इसका C4H8 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है, 1, और ये भी इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है इसका, 2। इसका मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड एडिशनली और भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है। और आपने क्या किया, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन किया। तो सबसे पहले माइंड में जो आंसर स्ट्राइक करता है वो आंसर स्ट्राइक करता है ऑप्शन ए, क्योंकि आपको लगता है कि इस एल्काइन से एल्किन बना होगा।
और इस एल्कीन के ओजोनेसिस से आपने ये एसिडिक से बनाया होगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसके अलावा ऑप्शन बी भी करेक्ट ऑप्शन है। कैसे? क्योंकि इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यदि कोई भी आपके पास कोई कॉन्जुगेटेड डाइइन है, आप जब इसकी रिएक्शन करवाते हो निकल H2 के साथ या प्लेटिनम H2 के साथ, तो होता क्या है, आपको मालूम है सिंगल बॉन्ड घूम सकता है, तो ये सिंगल बॉन्ड घूमने के बाद ये बनाएगा आपका सिस फॉर्म बना लेगा, सिसोइड फॉर्म बोलते हैं, सिसोइड। ओके, सिंगल बॉन्ड तो घूम सकता है, ये सिस नहीं है दोस्त, ये सिसोइड बोलते हैं इसको, सिस जैसा है। ओके, अब जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो पैटर्न क्या होता है रिएक्शन करने का? वो पैटर्न दोस्त ये होता है कि बेसिकली ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये पाई बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। आप देख सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड ना, ये वाला पाई बॉन्ड ये बीच में टूटने वाला है, और ये पाई बॉन्ड बीच में टूटने वाला है, और ये सिग्मा बॉन्ड भी बीच में टूटने वाला है। इस प्रकार से बॉन्ड टूट के यहाँ पर एक नए बॉन्ड का निर्माण होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो मिलेगा आपको एल्कीन, वो भी कौन सा? सिस। तो इसका मतलब ये जो 2 बुटीन जो दिया हुआ है, यदि ये सिस है तो आंसर बी भी करेक्ट होगा, यदि ये ट्रांस है तो आंसर बी करेक्ट नहीं होगा। बट क्योंकि यहां पर डिफाइन नहीं है तो आप सिस ट्रांस दोनों मान के चलेंगे, तो आंसर इसका होगा ए एंड बी बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शन सी क्यों करेक्ट नहीं होगा आप देख सकते हैं, क्योंकि आप मुझे बताओ इससे क्या आप ये बना पाओगे? क्या बिल्कुल नहीं बना पाओगे। कैसे बनाओगे? तो ऑप्शन सी तो होगा ही नहीं। ओके, बच्चों ये एक बड़ा फेमस रिएक्शन है, तो आप देख लीजिए, आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, सारे इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए बी सी डी ऑल आर ऑप्शन करेक्ट। अटेम्प्ट करते हैं एल्यूमिनियम कार्बाइड पे आइए, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड है। आप मुझे बताओ एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? +3। तो यहां पर कितने एल्यूमिनियम है? 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? +12। टोटल 12 हो गए प्लस 4 एल्यूमिनियम की। तो बताओ C3 कितनी होगी? -12। तो एक कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए -12 है, तो एक कार्बन के लिए कितना होगा? -4 होगा ना यार। तो ये ट्रिक अप्लाई करो आप। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको मिलता है C पे -4 है ना, तो यहाँ पर 4 H जुड़ जाएंगे, बनेगा मीथेन प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली आप इस पे आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको दिया कैल्शियम कार्बाइड। तो बताओ कैल्शियम वैलेंसी कितनी होती है? +2। तो C2 कितनी होगी? -2। तो C2 की वैलेंसी है -2। इसका मतलब जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो इस पे 2 H जोड़ देना, तो 2 H जोड़ोगे ना 2 कार्बन पे, तो बनेगा एसिटिलीन और बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये C2H2 ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन में CH4 दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन है। अब आए मैग्नीशियम कार्बाइड पे, Mg2C3, मैग्नीशियम वैलेंसी +2, 2 मैग्नीशियम की +4 मान लेते हैं, तो इसको काउंटर बैलेंस के लिए C3 क्या होगा? -4, यानी कि 3 कार्बन पे आपको 4 H जोड़ना है। यानी कि जब आप इसका करोगे ना हाइड्रोलिसिस तो आपको मिलेगा प्रोपाइन, आपने 4 H जोड़ दिए, प्लस बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी का जहां तक सवाल है, तो आप याद रखना, कोई भी ऐसा एल्केन जिसके पास 3 डिग्री H होता है, 3 डिग्री H होता है, यदि मैं इसका करता हूं होमोलाइसिस तो बनेगा रेडिकल स्टेबल। और क्योंकि रेडिकल स्टेबल होता है ना, तो 3 डिग्री कार्बन से H निकालना ज्यादा आसान होता है। तो जब एक कभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, तो इसका जो भी मैकेनिज्म है उसको हम डिस्कस नहीं करना है, तो 3 डिग्री H निकल जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग उसका 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो यानी कि हम 3 डिग्री एल्केन का अमूमन हम ऑक्सीडेशन करते नहीं है। एल्केन आर हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल्स, एल्केन का आसानी से ऑक्सीडेशन होता नहीं है। तो इस रिएक्शन में विचित्र बात क्या है कि आप एल्केन का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, वो भी किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। कौन कर पा रहा है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि हॉट एसिडिक केमनोफोर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, गर्म भी होना चाहिए, एसिडिक भी होना चाहिए और केमनोफोर होना चाहिए। जब इन तीनों का मिलन होगा तो ये बहुत ही खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, और वो एल्केन का भी ऑक्सीजन कर देता है कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल के अंदर। शर्त ये है कि एल्केन का पास 3 डिग्री H होना चाहिए, बाकी किसी 1 डिग्री 2 डिग्री H का ऑक्सीजन नहीं कर पाता है। और 3 डिग्री पे क्यों कर पाता है? क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल स्टेबल होता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाता।
तो इसके चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को मतलब पर्पज ये है क्वेश्चन का कि आपको ये बताना है कि ये जो एल्काइन है, ये टर्मिनल एल्काइन है, इसको इन तीनों कंपाउंड से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किस किस रीजन की हेल्प से। तो देखो ऐसा है, यदि आप एक काम करें, इस एल्काइन को यदि हम इस एल्काइन से डिस्टिंग्विश करना है, यानी कि टर्मिनल को इंटरनल से डिस्टिंग्विश करना है, तो हमें रीजन यूज करना पड़ेगा अमोनियकल AgNO3। इसको बोलते हैं टॉलेंस रीजेंट, टॉलेंस। और ये रीजेंट जब इसके साथ रिएक्शन करता है टॉलेंस के साथ, तो बनाता है वाइट PPT, बनता है सिल्वर एसिटिलाइड, सॉरी सिल्वर एल्काइनाइड। और ये बच्चों ये होता है वाइट PPT। और ये पॉसिबल हो पाता है, इसके पास एसिडिक H प्रेजेंट है, इसलिए ये एसिडिक H है। तो इस प्रकार से हम वन एल्काइन को टू एल्काइन से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये हमारा रीजन सूटेबल रहेगा। अब यदि बात करते हैं एल्काइन को इस एल्केन से डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये जो रिएक्शन है ऑप्शन ए यूज कर सकते हैं। ये है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए यूज करते हैं। इसका नाम है बेयर्स रिएजेंट, जो कि पिंक कलर का होता है। जब रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ, तो इसका होता है हाइड्रोक्सिलेशन, CH3CH2 हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, CHOH। और आपको मालूम है शायद एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल। वाटर निकलेगा यहां से भी और यहां से भी, तो बनेगा क्या, CH3CH2 COCHO। और ये फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। क्योंकि ये पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो बेसिकली खैर कॉन्सेप्ट क्या है, पिंक कलर डिसअपियर। इसका जो पिंक कलर है ना, पिंक कलर वो खत्म हो जाता है इसका। तो ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कहलाता है। इसमें अनसैचुरेशन है, इसमें अनसैचुरेशन नहीं है। तो फर्स्ट को थर्ड से हम इसकी हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऑप्शन ए की हेल्प से। यदि हम बात करते हैं फर्स्ट को, अच्छा ये टर्मिनल एल्काइन नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, है ना। अच्छा अब बात करते हैं फर्स्ट को फोर्थ से डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, दोनों में अनसैचुरेशन है, तो हम इसकी सहायता से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, न बी और न सी की सहायता से। बट रादर आप इसके लिए अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हैं। आप सिल्वर नाइट्रेट इसके साथ रिएक्शन करेगा, बट इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसके पास एसिडिक H नहीं है। तो बेसिकली ये जो रिएजेंट है ये 2 बार काम करेगा, इस एल्काइन को इस एल्काइन से डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसके अलावा इस एल्काइन को इस एल्कीन से डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो इसका 2 बार यूज आएगा। और Br2 जो है रेडिश ब्राउन कलर होता है, टेस्ट ऑफ ये भी अनसैचुरेशन शो करता है, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर। ये दोनों रीजन एल्कीन, एल्काइन और इसके साथ रिएक्शन करेंगे, ये थर्ड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ये सारे रीजन्स किसी न किसी डिस्टिंग्विश में काम आ रहे हैं। तो आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो इससे बाय द हेल्प ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो एल्केन के साथ बाय द हेल्प ऑफ Br2 एंड ABC, तीनों की सहायता से आप फर्स्ट को थर्ड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और फर्स्ट को सेकंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए अगेन AgNO3। ओके, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, A B C D, दैट्स इट। बच्चों काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये एल्कीन से बनेगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ये एक मार्कोनी का प्रोडक्ट है और इसके लिए आप यूज करेंगे HBr। आपने बनाना है एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट, ये एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट है और इसके लिए आप यूज करना पड़ेगा आपको पेरोक्साइड इफेक्ट, यानी कि ऑप्शन R। और ये जो है बेसिकली आप अल्फा पोजीशन है, आप अल्फा पोजीशन में Br लगा रहे हो, H को हटा के Br यानी कि अल्फा सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। और आपको शायद मालूम होगा ये एलाइलिक पोजीशन पे Br लगाने के काम आता है। यहां से ये देता है Br डॉट और ये इसको रिप्लेस कर देगा। तो ऑप्शन सी के लिए S होगा और ऑप्शन डी के लिए Br2 का एडिशन करना है आपको, तो Q ऑप्शन हो जाएगा।
एंटी एडिशन चलेगा, एक Br यहाँ जुड़ेगा, एक Br यहाँ जुड़ेगा, पाई बॉन्ड नष्ट हो जाएगा, बनेगा डाई हैलोजन डेरिवेटिव। तो ये इस क्वेश्चन की मैचिंग है, हर ऑप्शन का मैचिंग है। वो जो सिंपल क्वेश्चन मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए पे आप विचार करें, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, आपको मिलेगा इससे अल्कोहल, और इसमें हमेशा बनता है एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो आपने क्या किया, इस एल्कीन का करना हाइड्रेशन, तो H यहाँ लगेगा और OH यहाँ लगेगा, ये बनेगा आपका एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो अल्कोहल इसका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन आर। तो ये होगा इसका ऑप्शन आर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड ऑप्शन क्यू बी पर आते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और इसमें बनता है हमेशा आपको मिलता है मार्कोनिको प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, H यहाँ लगेगा और OH यहाँ लगेगा, तो जो आपका जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी ऑप्शन एस। अब बच्चों बात करते हैं ऑप्शन सी की। ये सोडियम मिथॉक्साइड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या करेगा E2, और ये बनाएगा मोस्ट स्टेबल एल्कीन, और आंसर आएगा इसका Q, क्योंकि इस पास 6 अल्फा H है, ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। तो H यहाँ से नहीं निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा प्राइमरीली, तो बनेगा 2-ब्यूटीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट। और ऑप्शन थर्ड की, ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी में दोस्त ऐसा है, ये टर्शी ब्यूटॉक्साइड दिया हुआ है, सोडियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड, जो कि एक बल्कियर बेस है, ये लीस्ट हिंडर्ड बीटा कार्बन से H निकालेगा, यानी कि H यहाँ से निकालेगा, यहाँ से नहीं निकालेगा, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 1-ब्यूटीन। ये इसका लॉजिक है, दैट्स इट। बच्चों ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं बेसिकली ये जो कीटोन दिया हुआ है आपको, इसका आपने रिडक्शन करना है कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में, CH2 में रिडक्शन करना है ना, CH2 में। बट हमारे साथ रिस्क क्या है कि हम रिडक्शन तो कर लेंगे, हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल है, क्लीमेंशन या वुल्फ-किश्नर, बट यहाँ पर हम क्लीमेंशन चुनेंगे, वुल्फ-किश्नर नहीं चुनेंगे, क्योंकि वुल्फ-किश्नर में होता क्या है, आपका पहला जो रिजेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन इन एसिडिक मीडियम, एंड जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड QH अलोंग विद हीटिंग। यदि आपने QH लिया ना, तो यहां पर एलिमिनेशन हो सकता है, तो हम नहीं चाहते यहां पर एलिमिनेशन हो, तो इसके लिए हम वुल्फ-किश्नर रिडक्शन को प्रेफर नहीं करेंगे। हम क्या किसको प्रेफर करेंगे, क्लीमेंशन रिडक्शन को, इसको प्रेफर करेंगे, राइट। और यदि बात की जाए बाकी ऑप्शंस की, तो अब हम चाहते क्या है कि इस ऑप्शन में ना हम कीटोन को रिड्यूस करना चाहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में, बट हम नहीं चाहते कि ये OH किसी ग्रुप में दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट हो, ये OH रहे अनटच्ड यानी कि इंटैक्ट। तो उसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, हम क्लीमेंशन रिडक्शन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लीमेंशन रिडक्शन में प्रॉब्लम क्या आती है, आपके पास होता है मीडियम एसिडिक होता है, जिंक अमलगम अलोंग विद कॉन्स्टेंट HCl अलोंग विद हीटिंग। और यदि आपने मीडियम एसिडिक लिया तो ये जो OH है ना, ये वाटर बन के बाहर निकल सकता है, कटायन बना सकता है, और उस कटायन पे फर्दर Cl- से अटैक कर सकता है। तो हम नहीं चाहते अल्कोहल प्रभावित हो, तो हम क्लीमेंशन रिडक्शन नहीं चुनेंगे, रादर हम चुनेंगे वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, यानी कि ये मेथड इसके लिए सूटेबल है इसके लिए। और ऑप्शन सी तो सिंपल है, ये बर्थ रिडक्शन है, आपको मालूम है सोडियम मेटल अलोंग विद अमोनिया लिक्विड आपको मिलता है नॉन कॉन्जुगेट डाइईन। और ऑप्शन डी आपके पास है, तो इसके लिए आप क्लीमेंशन भी चुन सकते हैं और वुल्फ-किश्नर भी चुन सकते हैं, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, क्योंकि इसमें सिंपली कीटोन को रिड्यूस करना है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा ही नहीं हुआ। दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगा होता तो हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, तो इसके लिए हम R और S दोनों ऑप्शन सूटेबल हैं, जबकि इसके लिए आपके लिए बर्थ रिडक्शन ये होगा, राइट, दैट्स राइट।